वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच में बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है उसकी तीसरी यूनिट के जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं की समस्याएं एवं महिला सशक्तिकरण के विषय पर हम आपस में संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। बच्चों, क्यों आवश्यकता पड़ रही है आज इस विषय की? आपने देखा पूरे मार्च महीने में हमने अभी पिछले 8 मार्च को महिला दिवस मनाया, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं, महिला वर्ष हम मनाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। यानी कहीं न कहीं जो हमारा समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो कहीं न कहीं उपेक्षित, वंचित और वर्जना का शिकार रहा है। सदियों से ऐसा नहीं रहा है, लेकिन बीच के कुछ कालखंडों में स्त्रियों की स्थिति का बहुत पतन हुआ है। स्त्रियों को बहुत ही दोयम दर्जे का समझा गया है, स्त्रियों को विभिन्न कार्यों से उपेक्षित किया गया है, चाहे वो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार हो, चाहे विवाह में उनकी स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे सामाजिक निर्णयों में उनकी सहभागिता हो, चाहे सामुदायिक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो, इन सब से उनको वंचित रखा गया है। और इसीलिए आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो पूरे विश्व भर में, विश्व के सभी देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, महिलाएं पुरुषों के बराबर आकर के समकक्ष स्थिति में खड़ी हों। इसके लिए इन सारी बातों का, इन सारी गोष्ठियों का, इन सारी चर्चाओं का, इन सारे सम्मेलनों का आयोजित कर रही है। स्त्रियों को सम्मान, भारतीय परंपरा में, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को हम देखें तो हम यहाँ पर सदैव से स्त्रियों को सम्मानित और पूज्या माना है। हमारी भारतीय संस्कृति में आप देखिए, हम तो पूरे भारत को, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, आप बता दीजिए कोई सा भी ऐसा देश है जिसको अपने देश को माता कोई कहता हो। हमने तो हमारे भारत को भी भारत माता के रूप में स्वीकार किया है। हमने हमारी नदियों को माता के रूप में स्वीकार किया है। हमने गाय को माता के रूप में स्वीकार किया है। यानी हमने हर एक चीज को माता के रूप में सम्मान देने का प्रयास किया है। हमारी जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, उससे आगे की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, वो सबसे प्राचीन सभ्यता है और ऋग्वेद कालीन सभ्यता से भी बहुत शताब्दियों पहले की सभ्यता है। जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, जो लगभग आज से 7,000 वर्ष, मान लीजिए ईसा जन्म से 5,000 वर्ष पूर्व ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, तब भी देखिए वहां के जो अवशेष मिलते हैं उसमें नारियों को कितना स्वतंत्रता और नारियों का कितना सम्मान था। नारियों को श्रृंगार करने का पूरा सम्मान था। जो उनके श्रृंगार के साधन मिले हैं खुदाई में, जो अवशेष मिले हैं, नारियों को आप देखिए उनके लिए पृथक से स्नानागार हुआ करते थे। नारियों के नृत्य आभूषण, नारियों को विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की स्वतंत्रता थी। नारियों को नृत्य कला में निपुण माना जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रकार की सामग्री वहां मिली है जहां पर नारियों को धर्म में बराबर का सम्मान था, नृत्य कला में वो निपुण हुआ करती थी, उनको श्रृंगार और प्रसाधन का समान स्वतंत्रता और अधिकार हुआ करता था। तो उसके बाद हम आगे देखें तो वैदिक कालीन सभ्यता में हम प्रवेश करें तो वैदिक कालीन सभ्यता हमारे भारतीय समाज की महिलाओं का सबसे सुंदर, सबसे गोल्डन पीरियड था। उस काल में भारतीय समाज की महिलाओं को वे समस्त अधिकार, वे समस्त सुविधाएं जो पुरुषों को प्राप्त थी, वो वैदिक कालीन सभ्यता में प्राप्त थी। और बच्चों, आप जानते हो वेद पूरे विश्व के सबसे आदि ग्रंथ हैं। इनसे पुराने कोई ग्रंथ नहीं है, इनसे पुराने कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। और वेदों की रचना ऋषियों ने की थी। और हमारी जो भारतीय प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी वो ऋषियों के द्वारा बनाई गई हुई थी, मनीषियों के द्वारा बनाई गई थी, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई थी। और उसमें आप देखिए स्त्रियों को सारी सुविधाएं और अधिकार थे। स्त्रियां विधवा अगर जो विधवा हो जाती थी तो विधवा विवाह कर सकती थी, विधवा पुनर्विवाह की स्वतंत्रता थी, अपने पति के चयन करने की स्वतंत्रता उसको थी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार थी, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने का उसको अधिकार था, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संस्कार में सहभागिता करने का उसको अधिकार था। उस समय बाल विवाह नहीं होते थे, समस्त प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वेद पाठ करने का अधिकार था, यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार था। यानी समस्त प्रकार की सुविधाएं जो पुरुषों को प्राप्त थी, वही सम्मान, वही अधिकार और वही स्थिति वैदिक कालीन सभ्यता में भारतीय महिलाओं को प्राप्त थी। और उस समय की महिलाओं के आप नाम देखिए तो बहुत ही विदुषी और बहुत ही विद्वान महिलाएं उस काल में हुई। उसमें गार्गी हुई, मैत्रेयी हुई,
रुचि हुई, अपाला हुई, लोप मुद्रा हुई, इस प्रकार की नाना प्रकार की जो महिलाएं हैं वो वैदिक कालीन सभ्यता में उनके नाम आज भी बड़े गौरव के साथ लिए जाते हैं। उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में निश्चित रूप से वो सबसे स्त्रियों के लिए सबसे वर्स्ट पीरियड था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के पतन की शुरुआत हुई। यहाँ पर स्त्रियों को यज्ञ करने से रोका जाने लगा, वेद पाठ, वेदों की ऋचाओं का आह्वान करने, वेद को पढ़ने से उनको रोका जाने लगा, उनको विभिन्न प्रकार की वजनाओं का शिकार किया गया, शिक्षा प्राप्ति से उनको रोका गया, बाल विवाह प्रारंभ कर दिए गए, विधवा पुनर्विवाह करने से उनको रोका गया, शिक्षा प्राप्त करने से उनको रोका गया, घर तक उनको लिमिटेड कर दिया गया। तो उत्तर वैदिक काल का जो हमारा पीरियड है उसमें महिलाओं की स्थिति में पतन होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद में अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में भी अगर आप देखते हैं तो ये 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का काल था। इसमें लड़की पैदा होने को परिवार के लिए अभिशाप माना गया, सामूहिक सहभागिता में उसको कमी कर दी गई, रजो दर्शन से पूर्व कन्या का विवाह करना बहुत ही धर्मशास्त्रीय मूल्य माना गया, बाल विवाह का आरंभ इस समय हुआ, पति परमेश्वर की भावना का बीजारोपण इस समय हुआ। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के प्रतिबंध और वर्जनाएं जो है उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के साथ होना प्रारंभ हुए। फिर उसके बाद में हम अगला जो देखें तो धर्मशास्त्र युग है। ये 3री शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक भारत में रहा और इसमें नाना प्रकार की बहुत सारी कुप्रथाएं भी प्रारंभ हुई। इसमें सती प्रथा प्रारंभ हो गई, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि स्त्री और पुरुष का 7 जन्मों का संयोग होता है। वैवाहिक संबंध इनमें जो होते हैं वो जन्म जन्मांतर वैवाहिक संबंध होते हैं, मरने के बाद भी उनके संबंध समाप्त नहीं होते। इसलिए जब पुरुष मर जाता था तो स्त्री को उसकी चिता के साथ में ही सती होना पड़ता था। तो सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। पुरुष पर स्त्री पर पूर्ण नियंत्रण, यानी इस प्रकार की सामाजिक मान्यताएं लागी गई कि एक स्त्री को बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, उसके नियंत्रण में रहना चाहिए, युवानावस्था में उसको अपने पति के नियंत्रण में रहना चाहिए, उसके संरक्षण में रहना चाहिए, और जब वो वृद्ध हो जाए तो उसके पुत्र के संरक्षण और नियंत्रण में रहना चाहिए। यानी पूरी प्रकार से महिला को गुलाम बनाया गया। ऐसी कुछ सामाजिक मान्यताओं का धर्मशास्त्र काल युग में यह विकास हुआ। विवाह में कन्या की जो रुचि या उसके अभिमत का अंत कर दिया गया, बाल विवाह का जोर बढ़ा, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्त्रियों को चंचला, कामुक, नासमझ, चरित्रहीन बताया गया। ऐसा सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियों की अकल तो उसकी चोटी में हुआ करती है, इसलिए उससे निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्त्री कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होती, ब्रह्मा जी भी स्त्री के मनोविज्ञान को नहीं पहचान सकते, इतनी रहस्यमयी होती। इस प्रकार की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं इस धर्मशास्त्री युग में प्रारंभ हुई और इसने भी स्त्रियों की स्थिति को नीचे गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका का काम किया। उसके बाद में जो मध्यकालीन युग आया, यहां पर स्त्रियों के साथ और भी घोर अन्याय होना प्रारंभ हुआ। इसका एक अगर मूल राजनीतिक कारण देखें तो इस काल में भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण बहुत हुए और विशेषकर मुस्लिम आक्रमण इस काल में बहुत हुए। और मुस्लिम आक्रमण जो आक्रमणकारी आते थे अपने साथ में स्त्रियां पत्नियां लेकर के नहीं आते थे। तो ये हमारी यहीं पर हम जब हमको जीत लेते थे तो हमारी स्त्रियों से विवाह करते थे, स्त्रियों का अपहरण करते थे। तो स्त्रियों को सुरक्षित करने के लिए नाना प्रकार की मान्यताएं इस मध्यकालीन युग में डेवलप हुई, जिसमें पर्दा प्रथा विशेषकर थी। महिलाओं को घर से बाहर जाने से रोका गया, चार दीवारी में उनको रोका गया। इसी प्रकार से बाल विवाह प्रारंभ हो गया, 8 या 9 वर्ष की बच्ची का ही विवाह कर दो। आज भी देखो बहुत से जो महाराष्ट्र में तो इस प्रकार के बाल विवाह होते हैं कि 2 गर्भवती महिलाएं अगर आपस में मिलती है, पनिहारे जब वो कुएं पर पानी भरने जाती है, वो आपस में तय कर लेती है कि अगर तुम्हारा लड़का हुआ और मेरी लड़की हुई तो अपन दोनों इन बच्चों की शादी करा देंगे। राजस्थान में आज भी दूध पीते हुए बच्चों को थाली में बिठा करके या उनका पिता उनको गोद में लेकर के बिठा करके बाल विवाह कर देते हैं। तो इस प्रकार की वर्जना ये मध्यकालीन युग में प्रारंभ हुई। कुलीन विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ कि बहुत अच्छे समृद्ध परिवार में लड़कियों का विवाह करना चाहिए, चाहे लड़का कैसा भी हो। लड़का चाहे बहुत अधिक आयु का हो, कुरूप हो, काला हो, संस्कारिक नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन उसका परिवार बहुत अच्छा है, कुल बहुत अच्छा है। इसको देख करके जो इस प्रकार की विवाह प्रारंभ हुआ तो बेमेल विवाह प्रारंभ हुए कुलीन विवाह से। पर्दा प्रथा इस समय अत्यधिक हुई, आर्थिक पराधीनता बढ़ी, स्त्रियों को उपयोग की वस्तु समझा जाने लगा और बहुपत्नी प्रथा का प्रारंभ हुआ इस अवस्था में। तो ये मध्यकालीन युग में भी स्त्रियों का जो है कहना चाहिए कि बहुत ही पतन की शुरुआत हुई और स्त्रियों के उदय की पुनः शुरुआत होती है आधुनिक युग से। आधुनिक युग के भी हम 2 चरण देखते हैं।
पहला चरण जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए, उन्होंने शासन किया, तब से कुछ अच्छी शुरुआत स्त्रियों के संदर्भ में हुई। जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे भारतीय लोगों पर पड़ा, भारतीय नेताओं पर पड़ा, भारतीय जनमानस पर पड़ा, और पाश्चात्य देशों में जो स्त्रियों की स्थिति थी उसको भी स्त्रियों ने, जब जो लीडिंग वुमेन्स थी उस काल की, उन्होंने देखा तो स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने भी कार्य करना शुरू किया। उस समय के जो महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने, जो सामाजिक नेता थे, जो धार्मिक नेता थे, जिस प्रकार से आप देखिए ब्रह्म समाज की जो उन्होंने स्थापना की, आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की, दयानंद सरस्वती हों, राजा राममोहन राय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष विभिन्न प्रकार के कानून पास करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाए। आप देखिए सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राममोहन राय ने अपनी भाभी को, साक्षात जब वो 11 साल के बच्चे थे तो जबरदस्त चित्कार के बीच में नहीं जलना चाह रही थी, तब भी घसीट करके उनको जलाया जा रहा था। वो बच्चा विरोध कर रहा था, लेकिन उस समय जनमानस ने, उनके परिवार के लोगों ने उसे रोक दिया। यही बच्चा बड़ा होकर के सती प्रथा निरोधक अंग्रेजों के द्वारा पास कराने के लिए एक मुहिम चलाता है, और भारत में सती प्रथा निरोधक अधिनियम ब्रिटिश काल में पास होता है। इसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आप कंट्रीब्यूशन देखें तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए मुहिम चलाई, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से की, और उसके बाद में विधवा और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने कानून बनवाए, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनवाए। तो इसी प्रकार आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ हों, सती प्रथा रुके, ऐसे नाना प्रकार के इफर्ट्स जो हैं, ये इन प्रकार के जो धार्मिक नेता थे, जो सामाजिक नेता थे, इनके द्वारा अंग्रेजी शासन काल में किए गए। और उसके बाद दूसरा अगर पीरियड हम देखें तो आजादी के बाद में स्त्रियों की स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ। सबसे पहले जब हमारा संविधान बना तो संविधान की जो मूल भाषा है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत या किसी भी अन्य आधार के साथ उसका किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार होगा, दोनों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। तो संविधान की जो मूल भाषा है उसी में महिलाओं को सम्मान देने का प्रावधान किया गया। उसके बाद में बहुत सारी इस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारी योजनाएं भारत में आई, जिससे नारियों की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। नारियों के संदर्भ में ही एक बहुत अच्छी बात कहा गई है कि नारी तुम शक्ति हो, तुम ज्ञान हो, तुम ही संस्कारों की खान हो, क्रांति का अग्रदूत, गौरव का तुम सार, नारी तुम चेतना का आह्वान हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती, इतना सम्मान दिया गया है। आप देखिए महिला शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें, महिला शब्द का शाब्दिक अर्थ पे अगर हम ध्यान दें तो महिला क्या है? मही धन ला, मही यानी उत्सव और ला यानी लाने वाली। ऐसा व्यक्ति जो परिवार में उत्सव लेकर के आता है, आनंद को लेकर के आता है, हर्ष को लेकर के आता है, संस्कार को लेके आता है, प्रसन्नता को लेके आता है, उसका नाम है महिला। और अगर ये महिला नहीं होती, महिला को उतना आप सम्मान नहीं दोगे तो हमारे परिवार में हर्ष कहां से आएगा, हमारे परिवार में उत्सव कहां से आएंगे, हमारे परिवार में संस्कार कहां से आएंगे, हमारे परिवार में शांति कहां से आएगी? तो महिला इसका प्रतीक है। तो महिला के इस अर्थ को समझते हुए अगर बगैर महिला परिवार महिला विहीन होंगे, उनमें इस प्रकार के हर्ष, त्योहार, उत्सव नहीं हो पाएंगे। महिला हर्ष, उत्सव और त्योहार का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। सृष्टि के सृजन का प्रतीक उसको माना गया है। तो इसलिए नारी का हमने सदैव से सम्मान किया है, और ये भारतीय संस्कृति में कुछ इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई जिस कारण से भारत में स्त्रियों की थोड़ी सी स्थिति डाउन हुई पुरुषों की तुलना में। लेकिन आजादी के बाद में बहुत तेजी से इस प्रकार की योजनाएं, बहुत इस प्रकार के मूवमेंट्स, बहुत सारी इस प्रकार की स्कीम्स, बहुत इस प्रकार की प्लानिंग्स हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जा रहा है कि जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता की बात क्यों हो रही है? क्या है महिला सशक्तिकरण? व्हाट इज वुमन एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट शब्द होता है किसी को पावर देना, किसी को पावर से लेस करना। तो किसको पावर की आवश्यकता है? आप जानते हो हमारे समाज में सभी व्यक्तियों की या सभी वर्गों की या सभी समुदायों, सभी समूहों की स्थिति एक समान नहीं है। कुछ हमारे यहाँ पर डेवलप
सेक्शन है तो कुछ वीकर सेक्शन है, कुछ स्ट्रोंगर सेक्शन है तो कुछ वीकर सेक्शन है, और उसी वीकर सेक्शन में SC ST OBC के साथ में महिलाएं एवं बच्चों को भी रखा गया है। तो महिलाओं को अबला माना गया है। महिलाएं हमारे समाज की कमजोर एक प्रकार का हिस्सा है, जिसको हमें शक्तिवान बनाना है, जिसको हमें सबल बनाना है, जिसको हमें बलवान बनाना है। तो इस प्रक्रिया का नाम सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है। जो कमजोर है, जो शक्तिहीन है, जो समृद्धि विहीन है, जो सम्मान विहीन है, उसको बलवान बनाना, उसको शक्तिहीन को शक्तिवान बनाना, जो सम्मानहीन है वो सम्मान के प्राप्त के योग बने, इस प्रक्रिया को हम सशक्तिकरण कहते हैं। और सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है बच्चों कि जिनके पास में शक्ति होती है उसी को समाज मान और सम्मान देता है, आदर देता है, और उसके पास ही धन रूपी शक्ति का भी संचयन होना शुरू होता है। तो जिसके पास शक्ति होगी उसको समाज रेस्पेक्ट देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हमको सशक्त करना है, जिनके पास शक्ति हो, संपन्नता हो, तो समाज का अन्य तबका उनको सम्मान और मान और आदर देना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो सशक्तिकरण कहलाती है। और प्रतिवर्ष आप देखिए हम 8 मार्च को महिला दिवस में महिला सशक्तिकरण का ही आयोजन करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की स्थिति को हम सबको मिलकर के ऊंचा उठाना चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम चर्चा करें तो पारिवारिक समस्याएं हैं जो महिलाओं को इस स्थिति को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। एक तो हमारी पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था, पुरुष प्रधान व्यवस्था। हमारा जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर पुरुषों के निर्णयों को ही सराहा जाता है, महिलाओं के निर्णयों को नहीं पूछा जाता है। महिलाओं को कोई भी सामाजिक मामला हो, धार्मिक मामला हो, वैवाहिक मामला हो, शिक्षा संबंधी कोई निर्णय लेना हो, उनको किसी भी प्रकार के निर्णयों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो मैं दूसरा बता रहा हूं, हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था। संयुक्त परिवार व्यवस्था पुरुषों के वर्चस्व की व्यवस्था रही है। इसका जो करता रहा है वो सदैव से परिवार का जो एजेड पर्सन है, जो सबसे वयस्क व्यक्ति है, वही परिवार का नेता या परिवार का करता रहा है। और अपने वयस्क बेटों से पूछ करके ही वो पारिवारिक समस्त मामलों में कहां पर जाना है, कहां पर किसको जाना है, कब कौन सा आयोजन करना है, कहां पर किसको भाग लेना है, ये सारा निर्णय पुरुष लोग ही करते रहे। और संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो स्थिति रही है वो बहुत ही दयनीय रही है। वो केवल बच्चों को पैदा करना, भोजन बनाना और परिवार के अन्य कार्यों को संपादित करने तक ही उनकी जिम्मेदारी रही है। और तीसरा आप देखिए, परिवार में पुरुषों का वर्चस्व। ये पारिवारिक समस्याएं जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को थोड़ा डाउन किया है हमारे समाज में। वैवाहिक समस्याएं आप देखें तो ये बहुत सारी समस्याएं जिससे स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में नीचे रही है। उसमें बाल विवाह, बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है उनके बगैर निर्णय को पूछे हुए, और इस कारण बेमेल विवाह जन्म लेते हैं। बचपन में मालूम नहीं पड़ पाता है कि बच्चा किस कैपेबिलिटी का है, किस योग्यता का है, किस क्षमता का है, क्या करेगा और कहां पहुंचेगा। तो इस कारण से उसके बाद दहेज रूपी जो समस्या है वो आप जानते हैं, उसने स्त्रियों की स्थिति को बहुत पतन किया है। दहेज के कारण बहुत से परिवारों में स्त्रियों के साथ बड़ा क्रूर व्यवहार होता है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जला दिया जाता है, उनके साथ हिंसक घटनाएं की जाती है, उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। अगर एक परिवार में 4 बहुएं या 3 बहुएं या 2 जगह से अगर अच्छा दहेज मिलता है और एक से नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति की, उस जो महिला है उसकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। फिर तलाक का कोई प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं रहा गया, क्योंकि जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया पति और पत्नी को। तो चाहे कैसा भी पति हो, महिला उससे तलाक नहीं ले सकती, जीवन भर उसको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। बेमेल विवाह की शुरुआत, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अंतरजातीय विवाह का अभाव हमारे यहाँ पर सदियों से रहा है। बहुपत्नी विवाह, बहुत से परिवारों में ऐसा माना जाता है कि जिस पुरुष के 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती है उसका सम्मान ज्यादा होता है। और ऐसे में जिस परिवार में 2 से अधिक स्त्रियां होती है वहां पर स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है। वहां पर कलह का वातावरण रहता है, वैमनस्य का वातावरण रहता है, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, स्त्रियों में आपस में ईर्ष्या बढ़ जाती है और उससे उसका बड़ा बुरा असर संतानों पे पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। आप देखिए सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया। जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी, शासकीय सेवक हैं,
उनको स्ट्रिक्टली इसके लिए मना कर दिया, अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी किसी स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार के प्रावधान स्त्रियों की स्थिति के उत्थान के लिए किए गए हैं। फिर पर्दा प्रथा, ये एक बहुत सा बड़ा कारण है कि स्त्रियों की लिए किसी भी प्रकार का कोई राय बगैर जाने हुए उनके लिए एक लंबा घूंघट रखना हमारे यहाँ पर सदियों तक, आज भी ग्रामीण समाज में जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं वो बहुत लंबा घूंघट रखती। घूंघट से अभिप्राय यह है कि वो किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं कर सकती, किसी भी कार्यक्रम में जा नहीं सकती, किसी भी उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, बाहर जाने का अधिकार नहीं है, केवल घर में रहने के लिए पर्दा प्रथा, और पुरुषों को वो देख नहीं सकती, निर्णय नहीं ले सकती, सामुदायिक सहभागिता नहीं कर सकती, सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकती, अपने पसंद के भावी जीवन साथी का वो चयन नहीं कर सकती। इस प्रकार से उसको वंचित किया गया। फिर वेश्यावृत्ति की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या भारत में है कि महिलाओं को केवल भोग्य की वस्तु समझा गया, इसलिए वेश्यावृत्ति का हमारे यहाँ पर सदियों से प्रचलन रहा है। बुद्ध के समय में भी आप जानते हैं आम्रपाली जो नगर वधु हुआ करती थी, जो समाज के धनाढ्य और समृद्ध लोग होते थे, तब से ये इस प्रकार का वेश्यावृत्ति का व्यवसाय जो स्त्रियों की स्थिति को नारकी जीवन में ले जाने का काम करती है, उसके सम्मान को कम करती है, उसको भोग्या वस्तु के रूप में समझा जाता है, ये वेश्यावृत्ति की देन है। फिर है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अपनी स्वास्थ्य संबंधी होती है, तो उसका भी कोई निदान नहीं होता है, इसलिए मृत्यु दर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। शैक्षणिक समस्याएं सदैव से महिलाओं की रही है, आजादी के बाद तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है। 1947 में आप देखिए जब भारत आजाद हुआ तब केवल 8% महिलाएं भारत में शिक्षित थी, लेकिन 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट आई है उसमें 65% भारतीय महिलाएं शिक्षित हो गई है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है कि भारतीय महिलाओं में, भारतीय स्त्रियों में शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर है उनकी सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं से आज भी भारतीय नारियां ग्रसित है। उनको उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनसे किसी प्रकार के निर्णय में सहभागिता नहीं की जाती है। पति आज भी अपने परिवार का डोमिनेंट है, हालांकि जहां न्यूक्लियर फैमिलीज है वहां पर तो अब महिला का सम्मान बढ़ा है, पत्नी को एक फ्रेंड के रूप में, एक हमसफर के रूप में, एक पार्टनर के रूप में समझा जाता है, और पति पत्नी दोनों में एक मित्र के रूप में वो मिलकर के काम करते हैं। लेकिन जहां भी अभी संयुक्त परिवार है वहां पर महिलाओं की स्थिति, एकल परिवार की महिलाओं की स्थिति में जरूर दयनीय है। फिर राजनीतिक समस्याएं अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजनीति में आज भी आप देखिए कि 33% महिला आरक्षण वाला बिल पास नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात में बच्चों आपको बताऊं कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें बड़ा उल्लेखनीय संविधान में इसका अमेंडमेंट हुआ है। भारत के सभी राज्यों में जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं पंचायतों के, उसमें 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, और इसने महिलाओं को बहुत ही सम्मान दिया है। आज महिलाएं सामुदायिक सहभागिता कर रही है। एक समय में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। वे महिलाएं आज अपने गांव की प्रथम नागरिक की भूमिका में हैं। वे अपने गांव की समस्याओं को डील कर रही है, वे अपने गांव में निर्माण कार्यों में अपनी नीति का क्रियान्वयन कर रही है। गांव की समस्याओं को दूर करने में उनकी भूमिका बड़ी उल्लेखनीय और बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो 33% पद पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उसमें आरक्षित किए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट चेंज है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हमारे भारतीय संविधान में ये बिल पास होगा, लोकसभा में ये बिल पास होगा, और देश की विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी। उसके बाद में अगर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं एवं मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, कुछ दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय जो हिंदू महिलाएं हैं उनकी तुलना में जो मुस्लिम महिलाएं, उनको कुछ सुविधाएं और अधिकार और सम्मान ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसमें आप देखिए बहुपत्नीत्व की वहां पर जरूर समस्या है। एक मुस्लिम युवक या मुस्लिम जो पति है वो एक समय 4 पत्नियों को रख सकता है, तो ये प्रॉब्लम जरूर वहां पर है। तलाक की समस्या है, बुर्का प्रथा, वहां पर भी पर्दा प्रथा की समस्या है। धार्मिक कट्टरता बहुत अधिक पाई जाती है मुस्लिम धर्म में। अधिकारों की अव्यावहारिकता वहां पर है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के कुछ अधिकार भी आप देखिए, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार वहां पर मुस्लिम महिलाओं को मिला हुआ है। मुस्लिम जो युवतियां हैं, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, वे अपने अगर किसी भी कारण से अगर पुरुष के उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करता है, उसके साथ हिंसा करता है, अन्याय करता है, इनजस्टिस करता है, तो उसके साथ वो डाइवोर्स ले सकती है।
और विधवा पुनर्विवाह का अधिकार भी है। अगर मान लीजिए कोई महिला विधवा हो जाती मुस्लिम विवाह, तो 3 मासिक धर्म की अवधि के बाद में वो अपना किसी भी दूसरे मुस्लिम युवक या अन्य युवक से विवाह कर सकती है। विवाह से पूर्व स्वीकृति यहाँ पर ली जाती है, उसमें काजी आता है और वर और वधू दोनों से पूछता है कि इस विवाह के लिए तुम्हारी स्वीकृति है कि नहीं, और उनकी दोनों की स्वीकृति होने के बाद ही वो विवाह मान्य होता है। तो यहाँ पर महिलाओं को विवाह से पूर्व उसके मत को स्वीकार किया गया है। मुस्लिम विवाह में संपत्ति में उसका बराबर का अधिकार होता है मुस्लिम महिला का, और परिवार के भी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न मामलों में उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो कहीं फार बेटर है ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाओं की तुलना में। मैं मुस्लिम महिलाओं के साथ में भी आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो हमारी ट्राइबल वुमेन्स है बच्चों, अगर आप देखो तो उनकी स्थिति तो और भी फार बेटर है। जिनको हम असभ्य मानते हैं, जिनको हम पिछड़ा मानते हैं, जिनको हम उपेक्षित मानते हैं, हमारे जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, वहां पर महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। वहां पर बाल विवाह का कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है हमारे भारतीय आदिवासी समाज में। वहां पर जब युवती 16 वर्ष या उससे अधिक की आयु की होती है तभी विवाह होता है। और बहुत से जनजाति समाजों में तो महिलाएं पुरुष की ज्ञान और शक्ति का और योग्यता का परीक्षण करती है, उसके बाद में उसको अपनी विवाह की सहमति देती है। बहुत से बच्चे आप जानते होंगे, गोल गधेड़ों की प्रथा गुजरात के भील जनजाति में पाई जाती है, जिसमें गांव की सारी जो कुमारी युवतियां हैं वो गांव के बाहर एक पेड़ के पास आकर के इकट्ठी हो जाती है, गोला बनाती है, और उसमें जो युवक होते हैं वो उसको कहती है कि एक रुमाल में, पोटली में, कपड़े में गुड़ और नारियल बांध करके सबसे ऊंची जो उसकी टहनी होती है पेड़ पर वहां बांध दिया जाता है, और फिर उस गोले को घेर जो कुंवारी युवतियां खड़ी होती है उसको तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश करना और फिर उस पेड़ पर चढ़ना, और उस पोटली को ला करके जो युवक सफल हो जाता है उस घेरे में से जो भी महिलाएं युवतियां हैं उनसे अपनी मनपसंद युवती से वो विवाह कर सकता है। पर यह कोई सामान्य काम नहीं है। वो युवतियां उसको नोचती है, काटती है, मारती है, पीटती है, किसी भी प्रकार से घेरे के अंदर आने से रोकती है। पेड़ घेरे के अंदर आने में सफल हो जाता है तो पेड़ पे चढ़ता है तो उसकी टांग खींचती है, उसको नीचे गिराती है, उसको चढ़ने से रोकती है, यानी शारीरिक क्षमता का परीक्षण करती है, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसके कौशल्य का परीक्षण करती है। उसके बाद वो अपने विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करती है। तो ऐसी नाना प्रकार की प्रथाएं जहां पर महिलाएं मैरिज बाय एग्जामिनेशन की वहां पर एक विवाह का मान्य तरीका है, जिससे वो अपने भावी पति की परीक्षा लेती है और फिर अपने विवाह की स्वीकृति प्रदान करती है। तो वहां बाल विवाह नहीं है, वहां विधवा पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है। ये हमारे वैदिक काल में भी था बच्चों। जो देवर शब्द है ना, जो पति से छोटा भाई होता है उसको देवर कहा गया है। यानी देवर ये इसका अपभ्रंश हो गया है, दूजवर कहा जाता था, दूजवर से देवर बना। दूजवर यानी पति की अगर डेथ हो जाती है तो वो महिलाएं उस समय अपने देवर से विवाह कर लिया करती थी, इसलिए वो दूजवर, सेकंड हस्बैंड कहा जाता था। तो ये प्रथा उस समय भी थी और आज भी हमारी आदिवासी समाज में ये प्रथा प्रचलित है। वहां पर आर्थिक रूप से महिलाएं स्वतंत्र है। आदिवासी समाज में सदियों तक हमारी भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से पराश्रित रही है पुरुषों के ऊपर। तो ऐसी बहुत सी, वहां पर किसी भी प्रकार की दहेज प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए किसी भी आदिवासी समाज में दहेज नाम की कोई समस्या नहीं है। वहां पर वधु मूल्य, ब्राइड प्राइस की प्रथा है। आप देखिए प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, अगर किसी परिवार से आप कोई चीज लेकर के आ रहे हैं या किसी दुकान से कोई चीज आप लेकर के आ रहे हैं तो उसका अपन कुछ उसकी वापस पूर्ति करते हैं, क्षति पूर्ति करते हैं। तो एक परिवार को जो युवती या कन्या जा रही है दूसरे परिवार में, उससे उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए, उसका हर्जाना देने के लिए वहां पर जो वर पक्ष वाले लोग हैं वो कुछ आभूषण, चांदी 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, पशु या किसी प्रकार की केश राशि उस परिवार को देते हैं। तो कितना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। यहाँ हमारे हिंदू परिवार में आप देखिए कि बच्ची को भी हम देंगे, फिर हमें दहेज भी देना है, यानी प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है ये। लेकिन किसी भी आदिवासी समाज में दहेज नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दहेज नाम की कोई समस्या नहीं है, कोई घरेलू हिंसा वहां पर नहीं है। महिला और पुरुष की बराबर समान स्थिति वहां पर है। दोनों समान मिलकर के निर्णय लेते हैं, दोनों दैनिक जीवन में मिलजुल करके साथ काम करते हैं। और अंग्रेजों जैसी व्यवस्था वहां पर, जैसे ही एक युवक की शादी होती है उसकी एक अलग झोपड़ी या अलग टापरा बन जाता है, वो एक न्यूक्लियर फैमिली में जाकर के रहता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था वहां पर लगभग न के बराबर पाई जाती है। तो ये आदिवासी महिलाओं की उन्नत स्थिति की मैंने आपके सामने बात रखी। फिर हम देखें महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसमें सुधार आंदोलन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो सुधार आंदोलन हुए हैं,
केशव चंद्र सेन हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, महात्मा गांधी हो, इन्होंने महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए। संवैधानिक व्यवस्थाएं, जब हमारा देश का संविधान बना आजादी के बाद में, तब बहुत प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था इनके लिए की गई है। उसमें अगर आप देखें तो इनके लिए विभिन्न प्रकार का परिवार परामर्श केंद्र की 1984 में स्थापना की गई। वंदे मातरम योजना लागू की गई, जिसमें गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत सारी योजनाओं को लागू किया, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना है, गांव की बेटी योजना है, कन्यादान योजना है, राष्ट्रीय महिला कोष इनके लिए बनाया गया है। जो कोई गरीब तबके की जो महिलाएं किसी प्रकार का व्यापार व्यवसाय या कोई उद्योग प्रारंभ करना चाहती है, तो उसको राष्ट्रीय महिला कोष में से लोन देने की फैसिलिटी बहुत ही कम प्रतिशत, बहुत ही कम दर पर, ब्याज दर पर उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और उसके हितों व सम्मान के लिए उसको वहां राइट्स दिए गए हैं। 2001 में राष्ट्रीय महिला नीति बनाई गई है, जो महिलाओं के विकास के लिए बगैर किसी भेदभाव के समस्त महिलाओं को जीवन के समस्त कार्यकलापों में सहभागिता के लिए इसका महिला नीति बनाई गई है। कार्यकारी महिलाओं के लिए शहरों में हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना बनाई गई, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में महिलाएं हैं उनको 4 माह का वेतनिक अवकाश दिया जाता है। जो बीपीएल की जो महिलाएं, उनको पहले 2 प्रसव के लिए 300 रुपए की प्रति माह किस्त उनको दी जाती है। महिला समृद्धि योजना, इस प्रकार की नाना प्रकार की योजनाएं आप देखिए। जो हमारे पृथक से हॉस्टल्स इनके लिए बनाए गए हैं शहरों में। जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लड़कियों के पढ़ने के लिए एक पृथक से गर्ल्स कॉलेज खोले गए हैं। पूरे भारत में आप देखें तो 6 पृथक से यूनिवर्सिटीज भी हैं भारत में, जो केवल लेडीज या गर्ल्स के लिए हैं, केवल महिलाएं वहां जाकर के अध्ययन कर सकती है। ऐसे 6 विश्वविद्यालय पृथक से लड़कियों के लिए ही भारत सरकार ने बनाए हैं। आज पूरे भारत में लगभग 17,000 गवर्नमेंट कॉलेज रन हो रहे हैं, उसमें लगभग 7,000 कॉलेज जो है वो गर्ल्स कॉलेज केवल लड़कियों के पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार की नाना प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं को विकसित करने के लिए, महिलाओं को वही सम्मान और वही दर्जा मिले, इसके लिए किया जा रहा है। अच्छा, अब जो महिलाओं की स्थितियों में सरकार के द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उसमें दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में ये बनाया गया और 1996 में इसमें संशोधन कर उसे और कठोर बना दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति अब अपने विवाह में दहेज की डिमांड नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना पीएचडी का काम कर रहा था, तब मुझे एक ऐसे एससी परिवार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां की जो बिटिया थी, उससे जब मेरा संवाद हुआ, उनसे जब मेरी बात हुई, तो उसने बहुत अच्छी बात कही। वो अपने पापा को कहती है कि पापा, आप मेरा विवाह ऐसे परिवार में कतई मत करना जो परिवार मेरे विवाह के लिए आपसे कुछ डिमांड करे। मैं जीवन भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे परिवार में विवाह करना पसंद नहीं करूंगी। एक दूसरे परिवार में जब मैं वहां पर अपनी शेड्यूल लेकर के उनके लिए इंटरव्यू के लिए लेने के लिए गया, तो आप देखिए नारियों में जो चेतना और जागरूकता आ रही, उसकी मैं व्यावहारिक बात बता रहा हूं, फील्ड में जो जाकर के मैंने देखा है। एक परिवार की बेटियां अपने पिता से कहती है कि अगर पापा मेरा विवाह उस गांव में कतई मत करना, उस परिवार में कतई मत करना जहां पर मेरे को वहां पर घर में ही लेटरिन या टॉयलेट या बाथरूम की सुविधा नहीं हो, अगर मेरे को उस गांव में परिवार से, घर से बाहर जाकर के शौच के लिए जाना पड़ेगा, तो ऐसे परिवार में कतई मेरा विवाह मत करना। तो आप देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर में शौचालय की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये चेतना आ रही है नारियों में। जब तक आप में ये चेतना नहीं आएगी, आप होने वाले अपने भावी ससुराल में इन सुविधाओं की मांग नहीं करेगी, तब तक ये होना बहुत मुश्किल है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं अभी आपको बताऊं, होशंगाबाद की एक ग्राम पंचायत है, वहां पर 25 वर्ष की एक नव युवती जो गांव की सरपंच है, उसने एक बहुत अच्छी मुहिम के द्वारा आयोडीन युक्त अपने गांव के लोगों को नमक मिले, ऐसी मुहिम प्रारंभ में उसने, जो व्यापारी और साहूकार थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें इसमें इतना मुनाफा नहीं होता, गांव के लोग यही डिमांड करते हैं, तो वो बगैर आयोडीन युक्त वाला ही नमक, डली वाला नमक जो डलियों में आता है बड़े बड़े, वो ही बेच रहे थे। लेकिन उसने मुहिम चलाई, प्रारंभ में वो माने नहीं। भोपाल से उसने बहुत सी टीम्स को बुलाई, उनकी काउंसलिंग कराई, वहां पर परामर्श केंद्र के माध्यम से वहां पर उनकी मेंटरिंग करवाए, मेंटर को उन्होंने बुलाए, उनको परामर्श दिया, उनको प्रेरक उद्बोधन उनको दिलाए, लेकिन फिर भी बहुत धीरे धीरे चेंज आया। फिर उसने डोर टू डोर गांव में जाके संपर्क किया, ग्रामीण वासियों को समझाया कि बगैर आयोडीन युक्त नमक खाने से बहुत सारी बीमारियां तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को होगी।
धीरे धीरे गांव वालों ने इसको स्वीकार किया और उन साहूकार और व्यापारियों से आयोडीन युक्त नमक मांगने लगे, और उस महिला की इस बहुत अच्छी मुहिम के कारण पूरे गांव में आज आयोडीन युक्त नमक मिल रहा है। तो जो ये नया नेतृत्व आ रहा है, जो नई महिलाएं आ रही है हमारे छोटे छोटे गांव में, पंचायतों में जो लीड कर रही हैं सरपंच के रूप में, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये खुद आप महिलाएं अच्छे अच्छे काम करके, हमें कोई पुरुषों से कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन अपना सम्मान बचे ये काम हमें जरूर करना है। और आपके द्वारा ये चेतना, ये महिला सशक्तिकरण और कुछ भी नहीं है, महिलाओं में अपने आत्मसम्मान के प्रति चेतना विकसित हो, उसमें वो जागरूकता आए, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सामाजिक रूप से संगठित होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस प्रकार की गलत बातों का विरोध कर सके। इसी को वुमेन एम्पावरमेंट कहा गया है। जब तक कि आपसे शुरुआत नहीं होगी तब तक कोई दूसरा आपको ला करके गिफ्ट में नहीं देगा। कोई भी सामाजिक व्यवस्था या कोई भी कानून आपको वो अधिकार तो दे सकता है, लेकिन उसको प्राप्त करना और उसका उपयोग करना आपके हाथ में। तो आपको ये जागरूकता होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा और सम्मान के लिए भारत सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कानून हमारे लिए बनाए हैं और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया है 1955 में। सबसे पहले आप देखिए हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसमें विवाह विच्छेद संबंधी यानी तलाक संबंधी सुविधा दी गई, विधवा पुनर्विवाह करने की सुविधा वहां पर प्रदान की गई, बाल विवाह को रोका गया, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा देने का अधिकार वहां पर दिया गया। इस प्रकार के बहुत से अच्छे अधिनियम जो सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम में बनाए गए, ये इस नियम में हमें देखने को मिलते हैं। फिर 1979 में आप देखें तो समान वेतन अधिनियम बनाया गया, हित विवाह अधिनियम बनाया गया, जिसमें विवाह विच्छेद संबंधी सुविधा दी गई, स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए समान वेतन। आज भी आप देखिए गांव में एक ही काम के लिए, चाहे वो खेतों में काम करती हो, छोटे उद्योग में काम करती हो, या कोई मकान निर्माण का काम हो, श्रम का काम कोई हो, लेबर का कोई काम हो, तो वहां पुरुष और महिला के जो पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, उसमें अंतर है। लेकिन इस वेतन अधिनियम के द्वारा पुरुष और महिलाओं को एक समान काम के लिए समान वेतन मिले, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अगर आप आगे देखें तो 1981 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम बनाया गया, दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया, 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष बनाया गया, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गांव में ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए महिला मंडल बनाए गए हैं। आप देखिए न केवल गांव में बल्कि नगर और गांव में हर जगह आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना सबसे पहले की गई, जिसमें महिला और पुरुषों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया। उसमें भी महिलाओं को और उत्तम कोटि का संसाधन मान करके पृथक से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, और पूरे भारत के हर एक जिले में एक महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य करता है, जो महिला एवं बच्चों के उत्थान के लिए सारी योजनाएं और सारे क्रियान्वयन और सारी पॉलिसी को रन करता है। तो इस प्रकार से महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हर एक गांव और नगर में, लगभग हर एक सेक्टर में, हर एक कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक और बच्चों के पौष्टिक खानों का वितरण होता है, टीकाकरण वहां पर किया जाता है, वो बहुत सी बीमारियों से उनको बचाया जाता है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया जाता है, महिलाओं को विभिन्न उनके योजनाओं की जानकारी वहां पर दी जाती है, एक वहां पर सहायिका और एक सुपरवाइजर वहां पर होती है। तो ये आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया भारत में चल रही है। फिर परिवार परामर्श केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं आकर के अपने पारिवारिक विवाद या किसी भी प्रकार की समस्याओं को वहां पर आकर उनसे परामर्श प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, और ये सारी योजनाएं जो हैं वो भारत में इस समय संचालित हो रही है। इसकी आगे और अगर हम चर्चा करें तो महिला सशक्तिकरण को हम देखें तो महिला सशक्तिकरण समाज में नारी की अस्मिता के विकास में आने वाले अवरोधों के खिलाफ एक सामाजिक चेतना है, जिसमें नारी अपने अधिकार, सम्मान, योग्यताओं, संसाधनों की पूर्णता की ओर अधिक सचेत बनती है। यानी महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त हैं, वो किस प्रकार से अपने सम्मान की रक्षा कर सकती है, कौन सी योग्यताओं को भगवान ने उसको नैसर्गिक रूप से दिया है, कौन से संसाधनों की पूर्णता की ओर अधिक वो सचेत बनती, कौन कौन से संसाधन है जो महिलाओं के लिए हैं। तो ये सारी जो चेतना है, जागरूकता है, जागृति है, ये इसी को महिला सशक्तिकरण के रूप से जाना जाता है। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके 2 भाग हैं।
महिलाओं को जागरूक कर उनको सभी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संसाधनों का उपलब्ध कराया जाए और तत्पश्चात महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी शक्ति और एकता को मजबूत बनाकर सामूहिक कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। स्त्रियों की परिस्थिति में हुए परिवर्तन सुधार के कारण स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आजादी के बाद में बहुत तेजी से स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार हुआ है। विकास खंड स्तर पर या जहां पर 10 से अधिक हजार की आबादी, 10,000 से अधिक की आबादी, वहां पर पृथक से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला मुख्यालय पर गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई है। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया पूरे भारत में पृथक से 6 यूनिवर्सिटी केवल गर्ल्स के लिए बनाई गई है। तो ये शिक्षा में जो विस्तार हो रहा है, इसने स्त्रियों को ज्ञान कराया है अपने अधिकारों का, अपने सम्मान का, और उनको शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो आर्थिक रूप से परावलंबी भी पुरुषों पर नहीं रहती है। तो इसने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है जो स्त्रियों में जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार लाने का। दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में आप देखिए 17वीं शताब्दी से ही विभिन्न देशों में स्त्रियों में सुधार आने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसका प्रभाव जब अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ पर आया, तब अंग्रेजी शासन में हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सुधार लाए गए और जो भारतीय महिलाओं की, जो अंग्रेजी महिलाओं की स्थिति थी, उसका अनुकरण भारतीय महिलाओं ने किया। तो पाश्चात्य संस्कृति से भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वर मूल्य प्रथा का समाप्ति यहाँ पर हुई। सुधार आंदोलन हुए, सरकारी प्रयास हुए, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, अंतरजातीय विवाह का प्रारंभ हुआ, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, प्रेस, यातायात और संचार साधनों की उन्नति हुई। ये वो सारे कारण हैं जिसने स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया। आप देखिए 2011 की जनगणना में महिला लिंग अनुपात की हम चर्चा करें तो बहुत से महिलाओं का लिंग अनुपात अभी भी बहुत सा भारत में कम है पुरुषों की तुलना में। आज भारत की जनसंख्या में 62 करोड़ के लगभग पुरुष हैं और 58 करोड़ के लगभग महिलाएं हैं। तो 942 के आसपास भारत में लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात के पीछे भी कुछ सामाजिक वर्जनाएं और सामाजिक मान्यताएं हैं कि बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी होता है, स्वर्ग में पहुंचाने वाला होता है, मोक्ष देने वाला होता है, बच्चा वंश का नाम आगे चलाने वाला होता है, बच्चे से वंश और परिवार के नाम को पहचाना जाता है। मेरे को आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके कितने बच्चे थे? आप में से अगर कोई सुन पा रहा है तो सब जानते हैं केवल एक ही बिटिया थी। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, लेकिन आप और हम में से उन 4 बेटों के नाम जानते हैं क्या? लेकिन इंदिरा गांधी आज भी जानी जाती है, इंदिरा गांधी के बाद की संतानें भी जानी जाती है। तो बेटा या बेटी से परिवार और वंश का नाम नहीं चलता है। अगर महात्मा गांधी इतने योग्य और इतने काबिल नहीं होते तो उनके बेटे से जाने जाते, पर बेटे का नाम तो हम कोई भी नहीं जानते हैं। हालांकि मणिदास, हरिराम, इस प्रकार के उनके 4 बेटे थे, लेकिन महात्मा गांधी अपने कार्यों से जाने गए। कोई भी पंडित या कोई भी पुरोहित आप जिंदगी भर अपराध करते रहो, दुष्कर्म करते रहो, आपको मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता। आपके कर्म और आपकी अच्छी चीजें आपको मोक्ष दिलाती है, स्वर्ग में पहुंचाती है। तो इस प्रकार की जो कुमान्यताएं थी, सामाजिक मान्यताएं थी, उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को बहुत नीचे गिराया। और ये जो विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम हुए आजादी के बाद में, इसने महिलाओं की स्थिति को बहुत ऊंचा उठाया। आप देखिए बहुत क्षेत्रों में महिलाएं बहुत तेजी से आगे आ रही। कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। लता मंगेशकर को आप देखिए, अपनी वजह से जानी जाती है। लता मंगेशकर ने तो शादी भी नहीं की, उनके तो कोई संतान भी नहीं, लेकिन आज से हजारों साल बाद भी लता मंगेशकर का नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी उसकी काबिलियत की वजह से। मीराबाई आप देखिए, हमारे पड़ोस में चित्तौड़गढ़ में मीराबाई हुई। मीराबाई आज से 500 साल पहले भी, आज भी हम मीराबाई को जानते हैं और आने वाले हजारों साल बाद भी मीराबाई को जाना जाएगा। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। आप देखिए सेना में, पुलिस प्रशासन में, कॉलेज में, बैंकों में, हर क्षेत्र में आज महिलाएं आ रही है। तो महिलाएं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रही है, अपनी संतानों की वजह से महिलाएं नहीं जानी जाती। तो ये जो गलत सामाजिक मान्यताएं, इनको हमको दूर करना है। अब कोई अच्छा, एक बड़ी क्या कहना चाहिए, दुख की बात यह भी है कि अगर कोई पुरुष अपनी महिलाओं को सम्मान देना प्रारंभ करता है तो गांव और अपने आसपास में उसको इस प्रकार से उपेक्षित और हीन व्यवहार किया जाता है, उसको कोटेशन दिए जाते हैं, निकनेम दिए जाते हैं कि जोरू का गुलाम। यानी कोई पत्नी को सम्मान दे रहा है तो वो जोरू का गुलाम हो गया। कुछ लोग उसको पेटीकोट नाम से बुलाते हैं, तो पेटीकोट आ रहा भाई। ये क्या बात है कि मतलब आप कोई व्यक्ति अपनी महिलाओं को, पत्नी को सम्मान दे रहा है तो आप ऐसी उपमाएं उसको आप दे रहे हैं। तो ये हमारे समाज से जरूर दूर होना चाहिए।
लिंगानुपात की मैंने चर्चा की। आप देखिए 1991 में 927 था, 2001 में 933 हुआ, 2011 में 943 हो गया। बहुत ही ये प्रभावशील आंकड़े हैं। स्त्रियों की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। लेकिन कुछ मैंने राज्यों की यहाँ पर चर्चा की है। जो हमारे आदिवासी राज्य देखिए, वो उनको हम पिछड़ा मानते हैं, उपेक्षित मानते हैं, असभ्य मानते हैं, लेकिन वहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। वहां पर लिंगानुपात आप देखिए, मणिपुर में देखिए 992, छत्तीसगढ़ में 991, मेघालय में 989, उड़ीसा में 979, जो ये आदिवासी बहुल राज्य है और जिनको हम सबसे अधिक विकसित और समृद्ध और शिक्षित राज्य मानते हैं, वहां आप देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है। लिंगानुपात चंडीगढ़ में 818, दिल्ली में आप देखिए 868, हरियाणा में 879, पंजाब 896, गुजरात 919। ये देश के सबसे समृद्ध, विकसित और शिक्षित राज्य है। इसी प्रकार जो बीमारू राज्य, जो अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी में, उसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति है इन समृद्ध राज्यों से। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि शिक्षा, समृद्धि और विकास महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा या सम्मान नहीं दिला पा रहा है। देखिए दिल्ली और चंडीगढ़ सबसे अधिक महिला आपराधिक क्षेत्र हैं, सबसे अधिक रेप की घटनाएं वहां हो रही है, सबसे अधिक महिलाओं को वहां प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। आप करंट लोकसभा में आप देखिए महिलाओं की स्थिति 543, जो हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या है, उसमें पूरे अब तक की जितनी भी लोकसभाएं हुई है, उसमें सबसे अधिक महिलाएं इस समय वर्तमान लोकसभा में 63 महिलाएं लोकसभा सांसद के रूप में चुन के आई है। यानी 11%, 11.60% महिलाएं हैं लोकसभा में। तो निश्चित रूप से सुधार की है। कुछ फोटोग्राफ्स फ्लैश हो रहे हैं। आप देखिए साइना नेहवाल आपको दिखाई दे रही है, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इस प्रकार के हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो महिलाओं की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार कर रहे हैं। ये महिलाएं अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपनी कुशलता से आगे बढ़ रही है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए मुझे आपसे एक बात कहना है, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप अपने अधिकारों का, अपने सम्मान का मिसयूज करने लग जाएं और कल स्थिति ये हो जाए कि महिला डोमिनेंट हो जाए और पुरुष उसका सबऑर्डिनेट हो जाए, तो फिर वही इम्बैलेंस की स्थिति होगी। पुरुष और महिलाओं की समान स्थिति, पुरुष महिलाओं का सम्मान करे, महिलाएं पुरुषों का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हुए, एक दूसरे का आदर देते हुए, दूसरे के निर्णय को सराहते हुए आगे बढ़े, तभी भारत अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ पाएगा, तभी भारत सही अर्थों में आगे बढ़ पाएगा, विकसित राज्य, विकसित राष्ट्र बनेगा, वापस पुनः विश्व गुरु बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। हम दोनों को, पुरुष और महिला को मिलकर के समाज को सशक्त बनाना है, परिवार को सशक्त बनाना है, समाज को सशक्त और देश और राज्य को सशक्त बनाना है। आइए हम सब मिलकर के प्रयास करें। मैं महिलाओं को कभी कमजोर मानता ही नहीं हूं। 4 पंक्तियां मैं महिलाओं, हमारी बेटियों को समर्पित कर रहा हूं। कभी महक की तरह तुम फूलों से उड़ती हो, कभी धुएं की तरह तुम पर्वतों से उड़ती हो, ये हवाएं तुम्हें उड़ने से खाक रोकेगी, तुम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरती हो, हौसलों से उड़ान भरती हो। आत्मविश्वास पैदा कीजिए, हौसला पैदा कीजिए, कुव्वत पैदा कीजिए, ऑटोमेटिक आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, अपनी क्षमताओं को जाने, जागरूकता को जाने, तभी जाकर के आप अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर पाएंगे। मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हों तो आप पूछ लीजिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। किसी कॉलेज से अगर कोई प्रश्न है तो आमंत्रित है, मोस्ट वेलकम। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो, चलिए अंतिम 4 पंक्तियों के साथ में एक बार पुनः भारतीय महिला को समर्पित करते हुए मैं अपने इस व्याख्यान को कंक्लूड कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।